गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। मैं आकाश आनंद, शिक्षक प्लस 2 उच्च विद्यालय बोध गया, एक बार फिर आपके भौतिकी विषय के क्रैश कोर्स के साथ उपस्थित हूं। बच्चों, आप लोग वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं, तो उसी दृष्टिकोण से मैं आपके बीच मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि चैप्टर 3 है, और मैं उसी के मार्गदर्शन के लिए आपके पास उपस्थित हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उससे आपको अवगत कराऊंगा। जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में किस तरह के लघुतरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या दीर्घतरीय प्रश्न कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में, मानव नेत्र में होने वाले जो दृष्टि दोष हैं उसके बारे में, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उस पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक कारणों वाले प्रश्न होते हैं, हम लोग उस पर भी आज ब्रीफिंग करेंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये डायग्राम मानव नेत्र का है, ह्यूमन आई का ये डायग्राम है। तो हम लोग अब देखते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कि मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है। तो आइए हम लोग बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बना हुआ है ह्यूमन आई, ये आपका है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र, ठीक है। अब देखिए, मानव नेत्र जो होता है वो गोलीय होता है, लेकिन पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता है। इट इज नियरली स्फेरिकल, नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, यानी मनुष्य का जो नेत्र है, मनुष्य का जो आंख है, वो नियरली स्फेरिकल है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि इसका औसत जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो 2.3 दशमलव के आसपास है, 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है इसका व्यास, है ना। तो आइए हम लोग मानव नेत्र के संरचना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो मनुष्य का आंख है, इसका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि मनुष्य के आंख में जो सबसे बाहर का मेम्ब्रेन होता है, जो कि आप देखते हैं कि मनुष्य के आंख का व्हाइट पोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेटिक, ठीक है। स्क्लेरेटिक जो है, इसको हम लोग श्वेत पटल के नाम से भी जानते हैं, श्वेत पटल, और इसको हम लोग स्क्लेरेटिक बोलते हैं। तो स्क्लेरेटिक जो होता है मनुष्य के आंख का सबसे बाहरी मेम्ब्रेन या सबसे बाहरी झिल्ली है, जो कि अपारदर्शक होता है और काफी ज्यादा टफ होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है। ये जो है मनुष्य के आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक लेयर के रूप में काम करता है। और ये जो है मनुष्य के आंख के अंदर मौजूद जो नाजुक अंग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है ना। तो स्क्लेरेटिक जो है वो श्वेत कलर का होने के कारण श्वेत पटल के नाम से भी जाना जाता है। स्क्लेरेटिक का जो फ्रंट पोर्शन है, जो अग्र भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। देखिए, कॉर्निया जो होता है, ये कॉर्निया मनुष्य के आंख का सबसे अग्र भाग है, फ्रंट पोर्शन है, जो कि आउटर बल्ब्ड होता है, यानी बाहर से उभरा हुआ होता है। और क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण लाइट इसके आर पार जा सकता है। यानी कॉर्निया जो है मनुष्य के आंख का जो फ्रंट पोर्शन है, मतलब सबसे सामने का हिस्सा है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। मनुष्य के आंख में अगर लाइट या प्रकाश प्रवेश करता है तो इस कॉर्निया के माध्यम से ही प्रवेश करता है, ठीक है। तो कॉर्निया, आई थिंक आप समझ गए कि कॉर्निया क्या होता है। अब देखिए, स्क्लेरेटिक जो है उसके ठीक नीचे एक और लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड, है ना। कोरोइड जो है, इसको हम लोग रक्त पटल के नाम से भी जानते हैं, रक्त पटल। तो कोरोइड जो है एक लेयर है जस्ट बिलो द स्क्लेरेटिक, स्क्लेरेटिक के ठीक नीचे, जिसको हम कोरोइड बोलते हैं। तो कोरोइड क्या करता है, कोरोइड जो है वो गहरे काले या भूरे रंग का होता है। ये आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को क्या करता है, अवशोषित करता है, और मनुष्य के आंख के अंदर होने वाले मल्टी रिफ्लेक्शन को रोकता है। यानी अगर मल्टी रिफ्लेक्शन यानी कि बहुपरावर्तन अगर हमारे आंखों के अंदर होगा, तो किसी भी वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो कोरोइड क्या करता है, कोरोइड जो है एक लेयर है स्क्लेरेटिक के नीचे, जो गहरे भूरे या काले रंग का होता है। ये आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को अवशोषित करता है, आंख के अंदर होने वाले मल्टी रिफ्लेक्शन को रोकता है। और इसी कोरोइड का जो फ्रंट पोर्शन है, वो एक कलर्ड डाइफॉर्म के रूप में बटा होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, इसको बोलते हैं परितालिका भी, इसको हिंदी में परितालिका भी बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं इसको हिंदी में,
ठीक है। तो आइरिस जो है ये कोर्वाइड का यानी रक्त पटल का फ्रंट पोर्शन है, जो कि एक कलर डाइफॉर्म के रूप में होता है, एक रंगीन डाइफॉर्म के रूप में होता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि वो आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी हमारे आंख के अंदर कितना अमाउंट में लाइट जाना चाहिए उसको कंट्रोल करने या रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो आइरिस करता है। आइरिस जो होता है वो कलर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई होता है, और कलर्ड पार्ट होने के कारण ये मनुष्य के आंख को एक रंग भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कोर्वाइड होता है। आप देख रहे हैं कि कोर्वाइड जो है इसके ठीक बीचों बीच में एक छिद्र है, इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं पुपिल, जिसको हिंदी में पुतली कहा जाता है। तो पुतली जो है एक स्मॉल होल है, एक छोटा सा छिद्र है जो दोनों आइरिस के बीच में होता है, और इसी के माध्यम से मनुष्य के आंख में लाइट जो है, प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये जो पुपिल का साइज है वो कभी बड़ा होता है और कभी छोटा होता है। बड़ा कब होता है? जब हम लोग किसी डीम लाइट में होते हैं, जहां पर प्रकाश का इंटेंसिटी कम होता है, प्रकाश की तीव्रता कम होती है, तो डीम लाइट में हम लोग को वस्तुओं को देखने के लिए ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। तो वहां पर क्या होता है कि जो पुपिल जो है अपने आप एक्सपैंड करता है, और एक्सपैंड इसलिए करता है ताकि पर्याप्त मात्रा में लाइट जो है आपके अंदर जा सके और हम वस्तुओं को साफ साफ देख सके। लेकिन अगर हम लोग बहुत तेज लाइट में होते हैं, जैसे मान लीजिए तेज धूप में रहते हैं या तेज लाइट में होते हैं, तो वहां पर जो पुपिल है वो क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, ताकि कंट्रोल्ड वे में जितना जरूरत है उतना ही लाइट जो है आपके आंख के अंदर प्रवेश कर सके। यानी पुपिल का जो साइज है वो मतलब घटता और बढ़ता है, लेकिन उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो ये आइरिस करता है। आइरिस जो है ये अपने मस्कुलर एक्शन से पुपिल के साइज को घटाता या बढ़ाता है, ताकि एक नियंत्रित मात्रा में प्रकाश जो है आपके आंख के अंदर प्रवेश कर सके। तो यह आइरिस का काम है। ठीक है, अब देखिए आइरिस भी आप समझ गए। तो देखिए आइरिस के ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि एक लेंस है, इस लेंस को बोलते हैं आई लेंस, या इसको हम लोग आई लेंस भी बोलते हैं, नेत्र लेंस, इसको हिंदी में नेत्र लेंस भी बोलते हैं, या इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। तो नेत्र लेंस जो होता है वो कोई कांच का बना हुआ लेंस नहीं होता है, बल्कि ये पारदर्शक लेंस जो होता है नेचुरल मटेरियल से, प्राकृतिक वस्तुओं से बना होता है, और ये प्रोटीन और जेली टाइप फाइब्रस मटेरियल से बना हुआ ट्रांसपेरेंट या पारदर्शक लेंस होता है। और ये जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर ये अपने शेप को, यानी अपने वक्रता को, अपने साइज को घटा बढ़ा भी सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है ना। तो ये जो आई लेंस है इसका काम क्या है? तो हमारा आंख जिस किसी भी वस्तु को देखता है तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण करना इस आई लेंस का ही काम है। और आई लेंस जो है वो आइरिस के पीछे एक स्थिति में खड़ा है, तो खड़ा है दो चीजों की सहायता से। उसमें एक है सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी मांसपेशियां, और दूसरा है सस्पेंसरी लिगमेंट यानी लटकाने वाला बंधन। ये जो सस्पेंसरी लिगमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं लटकाने वाला बंधन, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। देखिए सिलियरी मांसपेशियां जो है, सिलियरी मसल्स जो है, इसका काम है कि वो मदद करता है अपने मस्कुलर एक्शन से, ये जो आई लेंस है उसके साइज को कंट्रोल करता है। यानी देखिए हर हाल में हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं, तो प्रतिबिंब इसलिए देख पाते हैं क्योंकि मनुष्य के आंख के रेटिना पर उसका इमेज बनता है। रेटिना जो है उसके बारे में पहले हम बात कर ले, ये रेटिना क्या होता है। देखिए रेटिना जो है मनुष्य के आंख का सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है। जैसे पहला मेम्ब्रेन तो था स्क्लेरेटिक, दूसरा मेम्ब्रेन था आपका कोर्वाइड जिसको रक्त पटल बोलते हैं, और तीसरा जो है रेटिना है, रेटिना को हम लोग नेत्र पटल भी बोलते हैं। तो नेत्र पटल या रेटिना जो है सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है ह्यूमन आई का, और यह मनुष्य के आंख के लिए एक पर्दे का काम करता है प्रतिबिंब के निर्माण के लिए। देखिए किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बने, एग्जैक्टली रेटिना पर बने। अगर आंख के रेटिना से आगे या पीछे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए जरूरी है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बने, है ना। और हमारे सामने जो वस्तुएं होती है वो भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी होती है, तो भिन्न भिन्न दूरियों पर रखा हुआ जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर ही कैसे बनता है। तो उसके लिए जो आई लेंस है वो अपने फोकस दूरी को और अपने कर्वेचर को, अपनी वक्रता को, अपने शेप को एडजस्ट करता है, ताकि वो हर हाल में इमेज कहां बना सके, रेटिना पर बना सके। तो इसमें मदद कौन करता है? तो उसी में यह मदद करता है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स अपने मस्कुलर एक्शन के द्वारा, अपने मांसपेशीय गतिविधियों के द्वारा नेत्र लेंस के साइज को और इसके फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, ताकि हर हाल में जो हमारा आई लेंस है वो वस्तुओं का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर ही बनाए,
है ना। तो ये फंक्शन जो है सिलियरी मसल्स का होता है, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स भी समझ गए आप लोग, और रेटिना भी समझ गए। देखिए रेटिना जो है वो एकदम नाजुक मेम्ब्रेन होता है जो दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है। कौन कौन सा दो तरह का लाइट सेंसिटिव सेल होता है? एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है आपका कोन सेल। तो देखिए रॉड सेल जो होता है वो लाइट के इंटेंसिटी को सेंस करने का काम करता है, यानी लाइट अगर तेज है, लाइट अगर डीम है तो उसको पहचानने का काम जो है वो रॉड सेल करता है, क्योंकि इसका काम है प्रकाश की तीव्रता के प्रति ये संवेदनशील होता है। जबकि कोन सेल जो होता है वो कोन सेल जो है लाइट के कलर को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, यानी हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को पहचान पाने की क्षमता अगर हमारे आंखों के अंदर है तो वो कोन सेल के चलते हैं। तो रेटिना जो है यही दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है, ठीक है। अब देखिए रेटिना में दो छोटे छोटे पिट्स होते हैं, दो छोटे छोटे गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं अबाउट 1 मिलीमीटर के आसपास के डायमीटर के। तो ये जो होता है, एक होता है येलो स्पॉट जिसको हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु, और एक होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट जिसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। तो आप देख रहे हैं कि रेटिना के ही रीजन में येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट दोनों पाया जाता है। तो येलो स्पॉट जो होता है वो लाइट के लिए हाईली सेंसिटिव रीजन होता है, इसलिए क्योंकि यहां पर प्रचुर मात्रा में लाइट सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं। तो लाइट सेंसिटिव सेल की अधिकता के कारण जो पीत बिंदु होता है वो प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा सुग्राही या संवेदनशील होता है, जबकि अंध बिंदु जो होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो लाइट के लिए जरा भी सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि ना तो इसमें रॉड सेल पाए जाते हैं और न ही कोन सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो अब देखिए यहां पर एक बात आपको समझना है कि हमारा आंख तो बहुत छोटा है, और इस छोटे से आंख में हम लोग बोध गया कि 80 फीट का जो बुद्ध भगवान का प्रतिमा है उसको देख लेते हैं, लाल किला को देख पाते हैं, कुतुब मीनार को देख पाते हैं, एफिल टावर को देख पाते हैं, है ना। सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है उतना कितना ज्यादा फीट का उसको भी देख पाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा आंख इतने बड़े बड़े वस्तुओं को कैसे देख पाता है, कि जबकि हमारा आंख का साइज तो बहुत छोटा है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि आपके आंख पर जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब के बनने की जो सूचना है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होती है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करने का काम करता है लाइट सेंसिटिव सेल। और ये जो सिग्नल होता है इंफॉर्मेशन के रूप में ये ब्रेन तक पहुंचता है, किसके द्वारा? तो यहां पर है एक ऑप्टिक नर्व, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंतु, है ना। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है? ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और ये जो ऑप्टिक नर्व होता है वो इमेज के बनने का इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है ना। और ये सारा सिग्नल कहां स्टोर होता है? ये ब्लाइंड स्पॉट में स्टोर होता है, और ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए ऑप्टिक नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। और हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन जो है उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो बनता है आपके रेटिना पर, जो कि उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको सीधे रूप में और उसके वास्तविक साइज में देखने में जो मदद करता है वो हमारा ब्रेन करता है। तो ये ब्रेन का फंक्शन है। तो आई थिंक आपको अभी तक मैंने जो भी बताया है इसमें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दो चीज और बच गया है। इसमें आप देख रहे हैं, एक है एक्वस ह्यूमर, है ना, और एक होता है विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर को हम लोग बोलते हैं जलोद, और विट्रस ह्यूमर को हम लोग बोलते हैं नेत्रोद। तो ये जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है, ये दो तरह के लिक्विड्स हैं जो हमारे आंख के अंदर पाए जाते हैं। देखिए आई लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है, जो खाली जगह है, वो एक्वस ह्यूमर से भरा होता है, ठीक है, जो कि एक सॉल्टी टाइप का फ्लूइड है, एक नमकीन तरह का द्रव होता है। और यहां पर रेटिना और आई लेंस के बीच का जो स्पेस है वो विट्रस ह्यूमर के द्वारा भरा होता है, और ये दोनों लिक्विड्स हैं, है ना। और ये जो है अब हमारे आंख के अंदर एक रिफ्रैक्टिंग मीडिया, एक अपवर्तन माध्यम जो है वो हमारे आंख के अंदर उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे आंख के अंदर जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या होता है? तो कॉर्निया होता है, आई लेंस होता है, एक्वस ह्यूमर होता है और विट्रस ह्यूमर होता है। तो ये सारे मिल करके आंख के अंदर एक रिफ्रैक्टिंग मीडिया को प्रोड्यूस करते हैं, और तभी हम लोग वस्तुओं के प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अब तक आंख के संरचना के बारे में, मानव नेत्र के संरचना के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को, अब हमारा जो अगला स्लाइड है उसमें आप देखिएगा कि हम लोग को जानना है दृष्टि दोष के बारे में। अब दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए जब किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर क्या होता है? उसको चश्मा प्रोवाइड करता है ना। तो एक डिफरेंट पावर का कन्वेक्स लेंस भी लगाना पड़ सकता है, यानी उत्तल लेंस भी लगाना पड़ सकता है, कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस भी लगाना पड़ सकता है, सिलिंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस भी लगाना पड़ सकता है।
तो ये डिपेंड करता है कि उसके आंख में किस तरह का डिफेक्ट है, किस तरह का दृष्टि दोष है। ठीक है, तो हम लोग अभी दृष्टि दोष के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन दृष्टि दोष के बारे में बात करने के पहले कुछ बातों पर और भी हम लोग को ध्यान देना होगा। तो देखिए कौन कौन सी बातें हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस मानव नेत्र में आगे बढ़ते हैं और कुछ बिंदुओं पर हम लोग को बात करनी है, और वो बिंदुएं क्या क्या हैं इसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है कि मनुष्य के आंख के लिए एक होता है नियर पॉइंट, निकट बिंदु, एक होता है फार पॉइंट, दूर बिंदु, एक होता है आपका दृष्टि परास यानी रेंज ऑफ विजन। तो इन सब चीजों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम आपको बात करने जा रहे हैं निकट बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। ठीक है, दूसरा होता है दूर बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। तीसरा आपका होता है दृष्टि परास, दृष्टि परास, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन। और होता है आपका एक स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और एक होता है आपका नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन एबिलिटी ऑफ आई, एकोमोडेशन एबिलिटी ऑफ आई। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को जानना चाहिए हम लोग को। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि दृष्टि दोष अगर आपको पढ़ना है, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है, तो इन सभी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए और परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नियर पॉइंट क्या होता है। तो देखिए मनुष्य के आंख से वो सबसे निकटतम बिंदु, जिस बिंदु पर रखे गए वस्तु को मानव नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो होता है नियर पॉइंट, यानी द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच द ऑब्जेक्ट केप्ट इज सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। यानी मनुष्य के आंख से वो निकटतम दूरी पर वो निकटतम बिंदु जिस पर रखा गया वस्तु जो है मानव नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो आपका नियर पॉइंट होता है। और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए इसका वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर होता है। नियर पॉइंट का वैल्यू जो है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा हमारा है फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या है, दूर बिंदु है, यानी मनुष्य के आंख से वो अधिकतम दूरी मनुष्य के आंख से वो अधिकतम दूरी जिस दूरी पर रखा गया कोई वस्तु मानव नेत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखता हो, उसको हम लोग दूर बिंदु बोलते हैं या फार पॉइंट बोलते हैं। और इसका वैल्यू जो होता है एक सामान्य नेत्र के लिए इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है, यानी अनंत जो है वो फार पॉइंट होता है। तीसरा हमारा है दृष्टि परास, रेंज ऑफ विजन। तो देखिए हर आदमी के व्यक्ति के आंख का एक रेंज है ना, जो कि कॉमन है, और वो है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, यानी मनुष्य जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच रखे गए वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये होता है रेंज ऑफ नॉर्मल विजन, यानी दृष्टि परास कहलाता है ये। यानी मनुष्य जो है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे गए वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, यानी 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर रखे गए ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो ये होता है आपका दृष्टि परास। और तीसरा है आपका अगला है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए अगर हम लोग को कोई किताब पढ़ना हो या पेपर पढ़ना हो तो वो हमारे आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी से कम दूरी पर रखकर ऐसे हम किताब पढ़ेंगे या पेपर पढ़ेंगे तो हम लोग को सारा कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, कुछ स्पष्ट दिखेगा ही नहीं, हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। यानी हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए बुक या न्यूज़पेपर, तभी हम लोग उसको देख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य के आंख से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई, यानी न्यूनतम दूरी मतलब सबसे नजदीक का दूरी, सबसे कम दूरी पर का पॉइंट है ना। तो मनुष्य के आंख से वह न्यूनतम दूरी पर का बिंदु जिस पर रखा गया कोई ऑब्जेक्ट जो है या जिस पर रखा गया कोई वस्तु को जो है मानव नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको डी से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, तो अब आई थिंक नियर पॉइंट, फार पॉइंट, रेंज ऑफ विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो देखिए नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है कि मनुष्य का जो आई लेंस है वो अलग अलग दूरियों पर रखे गए वस्तुओं का प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर ही बनाता है।
यानी भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर ही बने, इसके लिए आई लेंस क्या करता है, नेत्र लेंस क्या करता है, अपने फोकस दूरी को और अपने कर्वेचर को एडजस्ट करता है। किसके द्वारा? सिलियरी मसल्स के मस्कुलर एक्शन के द्वारा। तो यही कहलाता है नेत्र की समंजन क्षमता। यानी नेत्र की समंजन क्षमता उसकी एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को और अपने वक्रता को स्वतः जो है समंजित करता है, ताकि भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे गए वस्तुओं का प्रतिबिंब हर हाल में वो आपके रेटिना पर बना सके। ठीक है, तो ये आपका होता है। चलिए अब हम लोग दृष्टि दोष की बात कर रहे थे, तो अब दृष्टि दोष समझना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। देखिए दृष्टि दोष जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, इसकी बात हम लोग करते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए जब किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष होता है तो वो वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। और उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण एक ही हो सकता है कि किसी भी वस्तु को वो देखना चाहता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब उसके आंख के रेटिना पर ना बनकर उसके पहले बन जा रहा है या उसके पीछे बन जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए यह जरूरी है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब उस व्यक्ति के आंख के रेटिना पर एग्जैक्टली बने। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर बनेगा तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की आंख में कहा जाएगा कि दृष्टि दोष हो चुका है। ठीक है, तो देखिए दृष्टि दोष जो है वो 4 तरह के होते हैं मेनली। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला आपका है, हम लोग बात कर रहे हैं दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन। तो देखिए दृष्टि दोष जो है, एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया भी बोलते हैं, या इसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, या इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो ये आपका एक होता है मायोपिया। दूसरा होता है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। ये होता है दीर्घ दृष्टि दोष। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष जो है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, और इसको हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, या इसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, और उसके बाद है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, और एक और होता है अबिंदुकता, जिसको हम लोग अबिंदुकता, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिगैमेटिज्म। ठीक है, तो देखिए 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करने जा रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष जो है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कहा जाएगा। यानी निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर पर रखी गई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो ये आपका होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, पहले आप ये समझिए कि निकट दृष्टि दोष में अगर व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख रहा है, इसका मतलब उसका जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि है। लेकिन अगर दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कि उसका जो दूर बिंदु है वो 25 वो इन्फिनिटी से घटकर आंख से कुछ मीटर की दूरी पर चला आया है, इसलिए वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पा रहा है। देखिए नॉर्मल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य का ये मान लीजिए कि आंख है। ठीक है, ये उसका आंख है और ये मान लीजिए कि यहाँ पर उसका नियर पॉइंट है, नजदीक का पॉइंट है, और ये मान लीजिए कि यहाँ पर उसका आंख का लेंस है। ठीक है, तो ये लाइट का रे अगर जा रहा है इस तरह से, है ना, और जा करके वो रेटिना पे कट रहा है। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज आई जो है वो रेटिना पे बन रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर आंख में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, यानी नियर पॉइंट जो है इसका 25 सेंटीमीटर है, नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होगा। देखिए प्रॉब्लम यहाँ से एराइज हो रहा है कि व्यक्ति का, देखिए ये लेंस है और अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, इन्फिनिटी से दूर बिंदु से किरणें आ रही है, और ये किरणें रेटिना पर ना कट के रेटिना के पहले कट जा रही है। देखिए यहाँ पर रेटिना के पहले कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नजदीक की वस्तुओं, नजदीक पर रखी गई वस्तुओं का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन रहा है,
आई फॉर इमेज है, प्रतिबिंब है, आर फॉर रेटिना है। तो नजदीक पर नियर पॉइंट पर यानी निकट बिंदु पर रखे गए ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर तो बन रहा है, लेकिन यहां पर दूर बिंदु से जो आ रहा है, इन्फिनिटी से जो आ रहा है, उसका इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले बन जा रहा है। तो यही होता है निकट दृष्टि दोष में, है ना। और इसके होने का कारण क्या है? तो इसके कारण होने का दो कारण है। पहला कारण है आईलेंस का, हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाना, है ना, मतलब आईबॉल का साइज बढ़ जाना। तो एक कारण तो है कि मनुष्य के आईबॉल का साइज यानी नेत्र गोलक का जो साइज है वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो एक कारण तो ये हो सकता है उसका। और दूसरा कारण होता है इसका मतलब कि जो नेत्र लेंस है इसकी क्षमता का बढ़ जाना। आई लेंस का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है आई लेंस का। और आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर कब बढ़ेगा? जब इसका फोकल लेंथ घट जाएगा। और फोकल लेंथ कब घटेगा? जब लेंस मोटा हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं एक्सेस थिकनिंग ऑफ द आई लेंस, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस अगर मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, और फोकस दूरी अगर घट जाएगी तो उस लेंस का क्षमता बढ़ जाएगा, और जब लेंस का क्षमता बढ़ जाएगा तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बन के उसके पहले ही बन जाएगा, क्योंकि एक्सेस कन्वर्जिंग पावर हो जाता है आई लेंस का। तो ये कारण होता है उसका, ठीक है। तो इस तरह का जो लेंस, इस तरह का जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? तो अगर व्यक्ति उचित क्षमता वाले, अगर हम व्यक्ति जो है उचित क्षमता वाले लेंस का उपयोग करें, किस तरह के लेंस का उपयोग करें? तो वो अगर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहां पर देखिए कन्वर्जिंग पावर बढ़ा हुआ है ना, तो कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत होगी। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। तो उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके इस डिफेक्ट ऑफ विजन से बचा जा सकता है। यानी डॉक्टर जो है उस स्थिति में अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करने के लिए कहता है। तो देखिए उसका हम लोग रिमूवल कैसे कर सकते हैं डिफेक्ट का, इसका भी डायग्राम एग्जाम में खींचने के लिए आता है। तो आई थिंक निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके होने का क्या कारण है, और मैंने आपको डायग्राम से भी बता दिया है, और इसका सुधार कैसे होता है इसका डायग्राम थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसमें आप देख लीजिए कि इसका डायग्राम जो है करेक्शन कैसे होता है। ये निवारण के लिए ये डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे एक कनकेव लेंस बनाते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं, है ना, और जो अनंत से आती प्रकाश की किरणें हैं जो इस तरह से जा रही है वो थोड़ा सा डाइवर्ज होता है, और डाइवर्ज होता है थोड़ा सा इधर बेंड करता है, और हाल हाल में कहाँ कटता है? तो अब जो है रेटिना पर कट रहा है, ठीक है। यानी देखिए पहले क्या था कि इमेज जो है दूर से, मतलब इन्फिनिटी से, अनंत से जो किरणें आ रही थी वो रेटिना पर ना कट के रेटिना के पहले कट रहा था, लेकिन अब रेटिना पर कट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करेक्टिव लेंस लग गया है। यहाँ पर करेक्टिव लेंस कौन सा है? ये उत्तल लेंस है। और इसका वैल्यू जो है ये क्या होता है, ये जो है एफ डैश मान लेते हैं इसको, मतलब फार पॉइंट अगर उसका इन्फिनिटी है तो अब ये क्या है, ये एफ डैश जो है नया फार पॉइंट है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से सफर करता है उसका नियर पॉइंट अफेक्टेड नहीं होता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर रहता है। अफेक्टेड कौन होता है? तो उसका फार पॉइंट अफेक्टेड होता है, और उसका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी से घट के आंख से फ्यू मीटर्स के डिस्टेंस पे चला आता है। तो आई थिंक निकट दृष्टि दोष आप समझ गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में लॉन्ग टाइप में भी अगर लिखने के लिए 5 नंबर में अगर आ जाएगा तो एकदम डिस्क्राइब करके और डायग्राम बना के लिखिएगा। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें नोट्स आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। चलिए अब हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष की बात करते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष की हम लोग अब बात करते हैं। तो देखिए आपको मैं अब बता दूं बात कि जो निकट दृष्टि दोष है इसका ठीक उल्टा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। ये आपका सेकंड है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, फार साइटेडनेस। देखिए इसमें क्या होता है, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है वो जनरली यंग एज के चिल्ड्रन में होता है ना, यंग एज चिल्ड्रन में होता है। लेकिन ये जो दीर्घ दृष्टि दोष है वो एल्डरली एज पर्सन यानी प्रौढ़ व्यक्तियों में ज्यादा होता है, जिनका उम्र 40-45 से ऊपर चला गया है, उनको ये हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। तो देखिए मायोपिया जो पढ़ा हमने, निकट दृष्टि दोष जो हम लोगों ने पढ़ा, उसका ठीक उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि कोई व्यक्ति
दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। यानी अगर उसको पेपर पढ़ना है तो वो ऐसे पढ़ लेगा, इतना दूर से पढ़ लेगा, थोड़ा दूर करके पढ़ लेगा, लेकिन नजदीक से उसको नहीं दिखता है। अगर वो टीवी देखने के लिए जा रहा है तो नजदीक से उसको टीवी नहीं दिख पा रहा है, जब वो नजदीक बैठा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके बैठता है तब उसको टीवी जो है वो अच्छा से दिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया में, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो निकट की वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो नियर पॉइंट है वो अफेक्टेड हो गया। फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी है, लेकिन उसका नियर पॉइंट अफेक्टेड है। और नियर पॉइंट अफेक्टेड है यानी उसका जो वैल्यू होता है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है ना, यानी कुछ आगे चला जाता है 25 सेंटीमीटर से, है ना। तो देखिए उस केस में क्या होता है, उस केस में देखिए ऐसा होता है कि देखिए व्यक्ति जो है इस तरह से उसका आंख है, ये लेंस है ना, ये नियर पॉइंट पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहां से देखिए कि ये जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, आप देख लीजिए, ये प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, है ना। आप निकट दृष्टि दोष में क्या देखे थे कि दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता था। अब यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष में क्या देख रहे हैं कि निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है ना। तो यही होता है। अब बाकी उसका जो डिस्टेंस विजन है, यानी दूर का जो उसका विजन है वो तो सही है, यानी उसका डायग्राम तो वैसा ही रहेगा, सही रहेगा एकदम। देखिए इस तरह से उसका दूर का जो विजन है, डिस्टेंस विजन जो है वो सही है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पा रहा है। ये दूर से आने वाले प्रकाश की किरणें जो है वो रेटिना पर क्या हो रही है, फोकस कर रही है, और इमेज जो है रेटिना पर बन रहा है, यानी दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, तो प्रॉब्लम यह है कि वो नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। तो ऐसा कब होता है, क्या कारण है इसका, तो पहला है कॉन्ट्रेक्शन इन द साइज ऑफ आईबॉल, यानी नेत्र गोलक के साइज का सिकुड़ जाना। जब नेत्र गोलक का साइज सिकुड़ जाएगा तो आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाएगी, और जो प्रतिबिंब रेटिना में बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे बनेगा। एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण होता है थिनिंग ऑफ द आई लेंस, लेंस का पतला हो जाना। अगर आई लेंस पतला हो जाएगा तो क्या होगा, उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर जो है वो घट जाएगा, और जो इसलिए जो प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस होना चाहिए वो रेटिना पर फोकस ना होकर के उसके पीछे होगा, यानी यहां पर कन्वर्जिंग पावर जो है आई लेंस का घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके निवारण के लिए क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर जो घट गया है तो उसको बढ़ाने की जरूरत होगी, तो यहां पर कन्वर्जिंग लेंस यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करके उसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, तो परीक्षा में आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, पहले आप परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद कारण लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा, निवारण लिखिएगा, निवारण का डायग्राम बनाइएगा, ये आप सिस्टमेटिक लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इस तरह से जो चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं वो दीर्घ उत्तरीय आते हैं, तो देखिए हम उसका अभी आपको निवारण भी बताते हैं कि निवारण उसका रिमूवल जो है कैसे होगा। देखिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक उचित क्षमता वाले कन्वेक्स लेंस को लगा दिया गया है। अब देखिए नियर पॉइंट से जो लाइट का रेज आ रहा है वो हल्का सा देखिए यहाँ पे बेंड कर रहा है थोड़ा सा, और बेंड करने के बाद वो जो है हर हाल में कहाँ पर बन रहा है उसका प्रतिबिंब, तो अब जो है प्रतिबिंब देखिए रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो इसका रेटिना पर बन रहा है इसको जरा सा पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो देखिए क्या पाते हैं हम लोग कि जो एन था वो एन डैश पे चला गया, यानी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो है 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई में, लेकिन अब ये वैल्यू 25 सेंटीमीटर से बढ़ के कुछ मीटर के डिस्टेंस पर चला गया। तो ये जो है इसके रिमूवल यानी निवारण का एक रे डायग्राम है जिसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बता दिया है। तीसरा आपका है इसमें जिसको मैं बताने जा रहा हूं, एक है जरा दृष्टि दोष। तो अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग जरा दृष्टि दोष की बात करते हैं। जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको। तो देखिए जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें हम कह सकते हैं कि ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का मिला जुला रूप है। मायोपिया में क्या होता है कि नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर का नहीं दिखता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और नजदीक का नहीं दिखता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ना तो नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और न ही दूर का, यानी ये होता है जरा दृष्टि दोष। लेकिन इसमें क्या होगा कि व्यक्ति जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया
यानी निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों से सफर करता है, लेकिन उसके होने का कुछ कारण अलग है। ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है वो जनरली ओल्ड एज पर्सन्स को होता है। जो व्यक्ति बुढ़ापे के एज में प्रवेश कर जाते हैं उनको प्रेस बायोपिया हो सकता है। उसका कारण यह है कि जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है उसके आई लेंस का, उसका जो नेत्र लेंस है उसका फ्लेक्सिबिलिटी घटने लगता है, उसका इलास्टिसिटी घटने लगता है और उसका जो सिलियरी मसल्स है वो कमजोर पड़ने लगता है और उसका जो मतलब सस्पेंसरी लिगमेंट है, लेंस को लटकाने वाला जो बंधन है वो भी ढीला पड़ने लगता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो आंख का जो समंजन क्षमता है, उसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है आंख का, वो प्रभावित होता है। यानी आप एकोमोडेशन के द्वारा ही तो हम हर हाल में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, लेकिन जब व्यक्ति का उम्र बढ़ता है उसका सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है, उसके आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी घट जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आंख का जो एकोमोडेशन एबिलिटी है, नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो प्रभावित होती है। और जब वो प्रभावित होती है तो व्यक्ति जो है न नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है और न ही दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को बाइफोकल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए बाइफोकल लेंस का चश्मा इस तरह का होता है, देखिए प्लस माइनस, ये प्लस जो होता है ये अवतल लेंस है, माइनस वाला जो ये माइनस जो है अवतल लेंस है और प्लस जो है वो उत्तल लेंस है, ठीक है। तो ये बाइफोकल लेंस होता है। तो बाइफोकल लेंस का जो चश्मा होता है उसमें जो उत्तल लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है और अवतल लेंस जो होता है वो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है, दोनों लगा रहता है। ये रीडिंग पर्पस के लिए होता है और ये जो है डिस्टेंस विजन के लिए होता है। तो बाइफोकल लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो बाइफोकल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करके इस दृष्टि दोष से निवारण पाया जा सकता है। और याद रखिएगा कि ये जनरली ओल्ड एज पर्सन को होता है, ठीक है। हमने क्या बताया कि निकट दृष्टि दोष बच्चों में होता है जनरली, दीर्घ दृष्टि दोष जो है जनरली प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है, लेकिन ये जो प्रेस बायोपिया है वो जनरली ओल्ड एज पर्सन में होता है, ठीक है। एक लास्ट हमारा बच गया इसमें है एक हमारा बचा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अबिंदुकता क्या होता है। देखिए अबिंदुकता, तो अबिंदुकता जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है अगर जन्म से ही उसके आंख का जो कॉर्निया है, उसके आंख का कॉर्निया जो है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। आप जानते हैं ना कि कॉर्निया जो होता है मनुष्य के आंख का क्या एक पारदर्शक भाग है, अग्रभाग है जिससे प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। तो अगर उसका सरफेस जो है वो इरेगुलर है, उसका सरफेस जो है एक समान रूप से वक्र नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति किसी भी वस्तु के मतलब हॉरिजॉन्टल व्यू को और वर्टिकल व्यू को, यानी उसके क्षैतिज रूप को और उसके उदाग्र रूप को एक साथ नहीं देख पाता है। यानी समटाइम्स उसको वर्टिकल दिखता है तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ये क्या होता है आपका वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति हॉरिजॉन्टल देख रहा है तो वर्टिकल नहीं दिख रहा है उसको, अगर वर्टिकल व्यू को देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल व्यू नहीं दिख रहा है। तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है अबिंदुकता से सफर करता है और उस स्थिति में उसको सिलेंड्रिकल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो कॉर्निया के इरेगुलर होने के कारण, उसके सतह को अनियमित रूप से वक्र होने के कारण ये जो है अबिंदुकता जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये अबिंदुकता है। इसके अलावा और भी दृष्टि दोष होते हैं, जैसे एक मोतियाबिंद होता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है ना कि व्यक्ति अंधेपन का अनुभव करता है क्योंकि उसके आंख का जो आई लेंस है वो अपना ट्रांसपेरेंसी खो देता है। जब लेंस के ऊपर क्या होता है ना कि एक्सेस प्रोटीन का एक लेयर जम जाता है ना, जिससे उसका जो आंख का जो लेंस है वो पारदर्शी से पारभासी हो जाता है या कभी कभी अपारदर्शक भी हो जाता है, तो व्यक्ति अंधेपन का अनुभव करता है। तो मोतियाबिंद, जिसको हम अंग्रेजी में कैटरेक्ट कहते हैं, उसका सर्जरी करा के उसको ठीक किया जा सकता है। तो वो एक मोतियाबिंद भी एक अलग तरह का बीमारी है नेत्र का, जो जनरली ओल्ड एज में होता है। और एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है कि वर्णांधता, कोई व्यक्ति जो है उसको कोई खास रंग नहीं दिखता है। जैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लाल रंग दिखे ही ना, या किसी व्यक्ति को मतलब कि हरा रंग नहीं दिखता हो, तो क्या कहेंगे कि उसको किसी कलर के प्रति, या हो सकता है कि उसको कोई भी कलर ना दिखता हो। यानी ये कब होगा, जब उसके आंख में कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ कोन सेल ना हो। देखिए 3 तरह के कोन सेल आंख में पाए जाते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, क्योंकि यही तीनों प्राइमरी कलर हैं, बाकी के कलर इसी से बनते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की आंख में रेड कलर का कोन सेल नहीं है, तो रेड कलर का कोन सेल अगर उसके आंख में नहीं है तो उसको लाल रंग नहीं दिखेगा, या किसी पार्टिकुलर कलर का उसके पास कोन सेल नहीं है तो वो कलर को वो नहीं देख पाएगा। लेकिन वो बाकी सब कुछ अच्छे से देख सकता है, लेकिन वो
रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। और ये जेनेटिक होता है, ये जो है एक आनुवंशिक बीमारी है जो जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है मेडिकल साइंस में, ये ला इलाज है, ठीक है। तो वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस जो है और एस्टिग्मेटिज्म जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 10th बोर्ड के लिए, मैंने आपको बता दिया है सही। चलिए अब जो है अब हम लोग इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में इंटर करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट जो हमारा है, अब थोड़ा स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग सेकंड पार्ट में क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसमें है तारों का टिमटिमाना। आप लोग पढ़े हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो ये आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन अभी आप लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जैसे आकाश का जो कलर होता है, आसमान का रंग हमेशा नीला ही क्यों होता है ना, या खतरों का कोई निशान जो है उसको लाल ही क्यों बनाया जाता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। उसके बाद है रेले का नियम, रिले का नियम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। नीला आकाश, उसके बाद उसमें है टिंडल प्रभाव। तो ये सब सारी चीजों की जानकारी जो है अभी हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं बात करने जा रहा हूं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में, सेकंड पार्ट में हम लोग इंटर कर चुके हैं और हमारे पास अब जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। देखिए आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपवर्तन के बारे में बताया था, तो बताया है। तो अपवर्तन क्या होता है आप तो जानते ही हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है जिनके की अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो यहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या मतलब हुआ कि यहां पर अपवर्तन होगा कहां, तो वायुमंडल में। अब वायुमंडल क्या है, तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेज का आवरण हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से कवर किए हुए है वही तो वायुमंडल है ना। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ बहुत तरह के गैसेज का एक लेयर जो है वो उसको एक कंबल की भांति जो है घेरे हुए है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। तो ये हम लोग अब वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और मान लीजिए कि यहां पर सन है, ठीक है। ये आपका क्या है, सन है, सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य से, और ये जो है ये देखिए ये वायुमंडल है, ये क्या है, ये वायुमंडल है। तो देखिए जब भी सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है, उसको वायुमंडल से होकर गुजर के आना पड़ता है। वो वायुमंडल से होते हुए हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो जब वो वायुमंडल से होते हुए जब आता है तो उसको डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे गैसेस के लेयर से होकर उसको गुजरना पड़ता है। तो आप एक बात याद रखिए कि जो लेयर मतलब वायुमंडल में गैस का वो लेयर जो कि पृथ्वी के काफी ऊपर में है, यानी सूर्य के नजदीक है, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, वहां पर तापक्रम ज्यादा होगा, और जहां पर तापक्रम ज्यादा होगा वहां पर जो अपवर्तनांक का मान होगा वो कम होगा। और जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे भिन्न भिन्न गैसों का जो लेयर है उसमें क्या होगा कि तापमान जो है वो घटते चला जाएगा, और जब तापमान घटते चला जाएगा तो अपवर्तनांक जो है वो बढ़ते चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट एक लेयर, मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि ये सन है, तो सन का जो लाइट है, अगर मान लीजिए ये सन है और सन का लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो एक बार बेंड करेगा ऐसे, यानी ये क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, फिर दूसरा बार बेंड करेगा ऐसे, फिर तीसरा बार बेंड करेगा ऐसे, फिर चौथा बार बेंड करेगा ऐसे, पांचवा बार बेंड करेगा ऐसे, और ऐसे होते हुए वो आंख तक पहुंचेगा। इस तरह से आंख तक वो पहुंचेगा। तो क्या देख रहे हैं कि जब सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है विभिन्न गैसों के लेयर से गुजरते हुए, तो क्या होता है कि प्रत्येक नीचे वाला लेयर जो है वो एक डेंसर मीडियम जैसा बिहेव करता है, एक विरल माध्यम जैसा बिहेव करता है, और ऊपर का जो लेयर है वो, नीचे का जो लेयर है वो डेंसर मीडियम यानी विरल माध्यम के जैसा, सॉरी सघन माध्यम के जैसा बिहेव करता है, ठीक है।
डेंसर मीडियम के जैसा बिहेव करता है। और ऊपर का जो माध्यम है वो विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का अपवर्तनांक क्या है, कम है, और नीचे का अपवर्तनांक ज्यादा है। तो बारी बारी से हर बार बेंडिंग होता है लाइट के पाथ में, और इसी तरह से लाइट जो है वो सीधे नहीं पहुंच पाता है, लाइट जो है वो तिरछा होते होते पहुंचता है। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको क्लियर करता हूं ये चीज को। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देखिए कि ये जो तारों से जो प्रकाश आ रहा है, आप देखिए इस डायग्राम में कि तारों से ये तारा जो एक्चुअल में जो स्टार है वो यहां पे है, ये स्टार से जो लाइट एटमॉस्फेयर से होते हुए इस पर्सन के आंख, इस बच्चे के आंख तक पहुंच रहा है। देखिए ये पाथ बेंड होते चला जा रहा है, ये कर्व होते चला जा रहा है पाथ। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि बहुत सारे गैसों के लेयर से गुजरते गुजरते ये लेयर जो है एकदम वक्र हो गया है, और इसलिए ये जो है एकदम कर्व होते हुए व्यक्ति की आंख तक पहुंच रहा है। यही होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये जो लड़का है, ये तारों से आते हुए प्रकाश को देख रहा है। वास्तव में प्रकाश, तारे का प्रकाश तो यहां से आ रहा है, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जब, क्योंकि वो तो सीधे देख रहा है, वो तो सीधा देखेगा, तो उसको जो है स्टार यहां पर दिखेगा। यानी जो स्टार, जो तारा यहां पर है वास्तविक रूप से, वो तारा उसको यहां पर दिखाई देगा। तो ये तारे का क्या है, आभासी स्थिति है, एक उसको बोलते हैं एपियरेंट पोजीशन है। ये रियल पोजीशन ऑफ स्टार है, ये एपियरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है। और ये क्यों हो रहा है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बढ़ता हुआ अपवर्तनांक अथवा घनत्व, यानी कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में लाइट जैसे ही इंटर करता है, तो जैसे जैसे लाइट नीचे आता है तो वहां पर घनत्व जो है बढ़ते चला जाता है, और घनत्व के बढ़ने से अपवर्तनांक जो है वो बढ़ने लगता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो सीधी आती हुई प्रकाश की किरणें हैं वो वक्र होते चली जाती है, और वक्र होते होते हुए वो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की आंख तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए इसका कुछ प्रभाव है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि सूर्य जो है वो सूर्योदय के, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले से ही हम लोग को दिखने लगता है। सूर्य जो है वो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले हम लोग को दिखने लगता है, और सूर्यास्त हो जाने के बाद भी 2 मिनट तक हम लोग को दिखते रहता है। क्या कारण है इसके पीछे? सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। क्या कारण है इसका? इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए यहां पर प्रेक्षक है, मान लीजिए, यानी ऑब्जर्वर है। ये पृथ्वी पर जो है, ये पृथ्वी है, यहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जो है, तो ये जो क्षितिज होता है, ये क्षितिज क्या है? क्षितिज होता है एक ऐसा स्थान जहां पर ऐसा प्रतीत हो कि धरती और आकाश मिल रहा है, उसी को हम लोग क्षितिज बोलते हैं। तो सूरज के डूबने का मतलब क्या है? सूरज के डूबने का मतलब है पानी में जाकर नहीं डूब जाना। सूरज के डूबने का मतलब है कि क्षितिज के नीचे आ जाना। और सूर्योदय का मतलब क्या हुआ कि सूर्य जो है क्षितिज के ऊपर चला आया। तो देखिए यहां पर सूर्योदय या सूर्यास्त जब भी होता है तो सूर्य जो है वो क्षितिज के नीचे होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये सूर्य जो है वो क्षितिज के नीचे है, तो उससे जो सूरज का प्रकाश जो है वो आते हुए कर्व होते हुए प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है। तो चूंकि प्रेक्षक जो है सीधे देखेगा, तो वास्तव में सूर्य यहाँ है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य का आभासी स्थिति उसको यहां दिखाई देगा। इसका मतलब है कि सूर्योदय अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन सूर्य उसको 2 मिनट पहले से दिख रहा है। सूर्यास्त हो चुका है, फिर भी सूर्य उसको 2 मिनट तक दिख रहा है। तो यही इसका कारण होता है। परीक्षा में आप इसको आंसर इसका लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, आप उसको डाउनलोड करके खुद से लिखने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहां पर एक क्वेश्चन ये है, यहां पर देखिए क्वेश्चन आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण भी यहीं से मिल जाएगा आपको। देखिए ये वास्तव में ये स्टार है, ये तारा है, और इस तारे से होते हुए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का होते हुए ये प्रकाश जो है इस बच्चे के आंख तक पहुंच रहा है, या किसी प्रेक्षक के आंख तक पहुंच रहा है। लेकिन जब ये बच्चा ऊपर देखता है तो उसको तारा यहां नहीं बल्कि यहां दिखता है। क्यों? उसका एपियरेंट पोजीशन उसको दिखता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, है ना। तो यानी कि वो तारे के आभासी स्थिति को देखता है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो वायुमंडल है वो स्टेशनरी नहीं है, वो स्थिर नहीं है। हवाएं निरंतर बह रही है, और जब हवाएं बह रही है, गैसेज फ्लो कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक जैसा नहीं है। यानी टेम्परेचर जो है वो नित्य बदल रहा है।
मतलब कि हर क्षण टेम्परेचर जो है बदल रहा है। तो टेम्परेचर के बदलने से क्या होगा कि जो तारों की जो आभासी स्थिति है वो भी बदलते रहेगी, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है वो स्थिर नहीं है, वो तो चलायमान है, गतिशील है। तो इसलिए तारा जो है कभी प्रेक्षक को इधर दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी तारा यहां दिखेगा, कभी इधर दिखेगा। तो तारों का एक समान इंटेंसिटी, तारों से आने वाले जो प्रकाश का एक समान इंटेंसिटी जो है, एक समान तीव्रता जो है उस व्यक्ति के प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए कभी कभी तारा जो है तेज, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा तेज चमक रहा है, कभी डिम हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी डिम हो रहा है। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो इसलिए तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो उसका कारण आप ये लिखिएगा कि ग्रह जो होते हैं वो इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं कि पहली बात कि ग्रह जो हैं वो हमारे पृथ्वी से बहुत नजदीक हैं स्टार के कंपैरिजन में, और उनके द्वारा जो मतलब कि ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है वो नोटिसेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि पहली बात तो वो नजदीक में है, और दूसरी बात है कि जो प्लैनेट जो ज्यादा लाइट के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो नोटिसेबल नहीं है। और दूसरी बात है कि तारों को एक स्टार को एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं हम लोग, लेकिन ग्रह जो है उसको एक डिस्क सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं। तो डिस्क में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट से इंटेंसिटी लाइट का कम भी आ रहा है तो उसमें मौजूद ढेर सारे पॉइंट्स जो होंगे वो बाकी के इंटेंसिटी को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रह जो है टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसके बारे में जानिए। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग आसानी से याद रखते हैं विबग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ठीक है। यानी सूर्य का प्रकाश जो है इन 7 रंगों का मिश्रण है। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है, ये सभी कलर के जो लाइट हैं, जो कि अलग अलग वेवलेंथ के लाइट हैं, वो अलग अलग स्प्लिट कर जाते हैं, और इस प्रकार से ये सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों के रूप में विभक्त हो जाता है, और इसी घटना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और ये जो 7 रंगों का एक कंटिन्यूअस बैंड हम लोग को मिलता है, इसको हम लोग वर्णपट बोलते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है लाइट का डिस्पर्सन, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए आप सभी ने बरसात के दिनों में जब बारिश हो जाती है तब आपको आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है, यह भी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित है। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद बहुत सारी पानी की बूंदें जो है वो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वायुमंडल में जो है वो अटकी हुई रह जाती है, और जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य का प्रकाश जब उस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ता है तो क्या होता है, तो उस वाटर ड्रॉपलेट पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब देखिए यहां पर डायग्राम में देखिए कि सूर्य का प्रकाश जब आ रहा है तो सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों में बट गया, और इस सतह से टकरा के वो परावर्तित हो जाता है। तो ये 7 रंगों का जो कंटिन्यूअस बैंड है वो प्रेक्षक को दिखता है ना। तो इस प्रकार वो आसमान में इंद्रधनुष को देखता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंद्रधनुष का जो फॉर्मेशन होता है, रेनबो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उसके लिए उत्तरदायी है। इस पर भी आपको इसका जो आंसर है वो मैंने तैयार किया है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के PDF में उपलब्ध है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखिए यहाँ पर 7 रंग को नहीं दिखाया गया है। 7 रंग को इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि 7 रंग को अगर हम दिखाएंगे तो जो फिगर है वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। तो उसमें सबसे कम वेवलेंथ वाला जो लाइट होता है वो क्या होता है, वायलेट। आप देखिएगा कि वायलेट जो कलर होता है इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, प्रिज्म से सबसे ज्यादा डेविएट करता है ये, और लाल कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि लाल कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और बैगनी कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका डेविएशन ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका डेविएशन कम होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर रेड और वायलेट को ही लेके चले हैं। तो देखिए सूरज का प्रकाश जो है ये पानी की बूंद में एंटर कर रहा है, और ये पानी की बूंद से जो है ये 7 रंगों में बट गया, डिस्पर्सन हुआ। हालांकि 7 रंग को दिखाया नहीं गया है डायग्राम में, लेकिन आप मान के चलिए कि बाकी के रंग जो है इसके बीच में है, और यही जो है फिर परावर्तित हो गया, यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, और ये जो है फिर प्रेक्षक के आंखों तक यही लाइट पहुंच रहा है। तो ये 7 रंगों का मिक्सचर है। तो इंद्रधनुष जो है इस रूप में आपको आसमान में दिखाई देता है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो आप ऐसा समझिए कि जब सूरज का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत तरह के गैसेज हैं। मेनली जो गैसेज हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और भी गैसेज के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, धूल कण हैं, जलवाष्प हैं, तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। तो पता है जब हम लोग के मतलब हमारे अर्थ के वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सूरज का प्रकाश प्रवेश करता है तो ये सभी पार्टिकल जो होते हैं इस प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद उसको फिर से री इमिट करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वायुमंडल में गैसों के अंदर मौजूद, वो पहले क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको फिर री इमिट करते हैं सारे संभव दिशाओं में। और इससे क्या होता है कि प्रकाश का इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यही प्रकाश जो है वो चारों तरफ फिर स्कैटर कर जाता है, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि स्कैटरिंग जब तक नहीं होगा तब तक हमारे घर में अगर बल्ब भी जलता रहेगा तो बल्ब का प्रकाश पूरे कमरे में कैसे फैलेगा, सूरज का प्रकाश पूरे वायुमंडल में कैसे फैलेगा। जब तक स्कैटरिंग नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। तो ये स्कैटरिंग भी बहुत जरूरी है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन है कि पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देना, गहरे जल का नीला दिखाई देना, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देना, खतरे अथवा रेलगाड़ी का सिग्नल का रंग लाल होना। तो देखिए इस पर मैं बात करता हूं अब, ठीक है। यहां पर देखिए कि पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी प्रकाश जो है प्रवेश करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग, तो यहां पर दो तरह के पार्टिकल होते हैं। कुछ पार्टिकल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेज हैं, उस गैसेज में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। लेकिन जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स हैं, है ना, तो वो जो है वो क्या करते हैं, वो जो है मतलब कि नहीं कर पाते हैं स्कैटर लाइट को, ठीक है। ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है क्योंकि साइज छोटा होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो चूंकि ब्लू कलर के लाइट को ही स्कैटर करते हैं, तो हम लोग को आसमान जो है नीला दिखता है क्योंकि ब्लू कलर के लाइट का स्कैटरिंग होता है। ऐसे बाकी के जो हायर वेवलेंथ वाले कलर के लाइट होते हैं वो जो है नहीं हो पाते हैं स्कैटर, तो इसलिए हम लोग को आकाश जो है वो नीला दिखता है, ठीक है। गहरे जल का नीला दिखाई देना, इसके पीछे भी यही कारण है। यहाँ पर भी गहरे जल में जो है ब्लू कलर के लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, तो वही हम लोग को दिखता है। बाकी के कलर के लाइट जो है स्कैटर नहीं हो पाते हैं। तीसरा है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देना। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है, तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो क्षितिज के नीचे होता है, और जब क्षितिज के नीचे होता है तो काफी ज्यादा लंबा दूरी तय करना पड़ता है प्रकाश की किरणों को प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचने में। तो क्या होता है कि जो कम वेवलेंथ के लाइट होते हैं वो रास्ते में ही स्कैटर करके चले जाते हैं। तो चूंकि लाल कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा दूर तक पहुंचने का जो क्षमता है वो लाल ही कलर के अंदर है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और इसका स्कैटरिंग उतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब कम वेवलेंथ वाले लाइट के कंपैरिजन में। इसलिए लाल कलर जो है वो हमारे आंखों तक पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य हम लोग को लाल दिखाई देता है। दिन में सूर्य जो है वो व्हाइट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मतलब कि मिड डे में क्या होता है कि सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है और एकदम नॉर्मली वहां से रे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो वहां पर कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यानी सारा लाइट का रे एक ही साथ हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब वो व्हाइट दिखता है हम लोगों को, ठीक है। उसी तरह से खतरे और रेलगाड़ी का सिग्नल का रंग भी लाल क्यों होता है, ये भी आप समझ गए। तो देखिए ये आप समझ गए। अब यहाँ पर एक है टिंडल इफेक्ट। तो देखिए टिंडल इफेक्ट में क्या है, टिंडल इफेक्ट में है कि जो प्रकाश जो है, जैसे मान लीजिए कि आप घर में देखते होंगे कि अगर आपके घर में कोई मान लीजिए कि वेंटिलेटर है या खिड़की खुला हुआ है और उससे अगर धूप आ रहा है, तो उस धूप में आप देखते होंगे कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो हैं उसमें मतलब क्या रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो वही टिंडल इफेक्ट है, जहां पर कि लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। आप देखिए कि यहाँ पर टिंडल प्रभाव में कि यहाँ से फ्लैश लाइट डाला जा रहा है, तो फ्लैश लाइट डाला जा रहा है तो यहाँ पर लाइट आपको दिख रहा है। तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का जो साइज है ये आपका सॉल्यूशन है और ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है,
तो मिल्क या वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो कोलाइडियल सोल्यूशन होता है, और कोलाइडियल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज ज्यादा होता है। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज कम है, तो पार्टिकल साइज कम है इसलिए यहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो पा रहा है उतना, लेकिन यहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है इसलिए ये लाइट हम लोग को ज्यादा दिख पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप टिंडल प्रभाव भी जो है इसको भी आप समझ गए। तो देखिए इस चैप्टर में मैंने आपको जो भी कुछ बताया बहुत ब्रीफ करके बताया है। आप और ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर का आप लाभ उठाइएगा, उससे आप काफी अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कलेक्शन दिया है, लघुतरीय प्रश्नों का कलेक्शन दिया है, जिसमें देखिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके बताइए, है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्त लाभ क्यों दिखाई देता है, यह है, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण देके बताइए। तो ये सारा जो है क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, ये है। उसके बाद आप देखिए कि और भी क्वेश्चन जो है दृष्टि दोष पर आधारित लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। तो आप जो है इस सारे क्वेश्चन आंसर का लाभ उठा सकते हैं और खुद से उसको पढ़ करके समझ सकते हैं और लिखने का प्रयास कर सकते हैं। अब मैं आपको अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।